इसमें आप ऐसे यात्रियों के बारे में पढ़ोगे जिन्होंने इंडिया में यात्रा की और भारत के अंदर जो भी कुछ अजीब लगा ना इन्हें, इन्होंने अपनी किताब में लिख दिया। और उन किताबों को पढ़कर आज हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ पा रहे हैं। आप भी जो है ना उनकी किताबों को पढ़कर काफ़ी चीज़ें जान पाओगे। उनकी किताबों से कुछ ऐसे सोर्स लिए गए हैं जो इंडियन हिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना देते हैं। ध्यान रखना ये चीज़ें। तो सबसे पहले हम जो है इसके अंदर बात करते हैं, लोग यात्राएँ क्यों करते हैं, उसका रीज़न क्या है? यानी कि सबसे पहला तो रीज़न होता है लोग काम की तलाश के लिए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं या फिर व्यापार के लिए चले जाते हैं। कभी-कभार तो लोगों के मन में होता है कि हम नई चीज़ों की तलाश करें, नई चीज़ें ढूँढें। तो इस वजह से भी लोग यात्रा कर जाते हैं। यात्रा करने का मतलब सिर्फ ये मत समझना कि लोग जो है यात्रा सिर्फ मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, नहीं। भई उनके क्षेत्र में कहीं बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए या बीमारियाँ फैल जाए, जिस वजह से भी लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर जाते हैं, यानी ट्रैवल कर जाते हैं। यानी प्राकृतिक आपदाएँ वगैरह जो भी होती है, नेचुरल कैलेमिटीज़, डिज़ास्टर, तो ये चीज़ याद रखना। हम इसके अंदर जो है मेन 3 यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे। 3 यात्रियों के नाम याद रखना जो इंडिया के अंदर आए थे, अल ब्रूनी, फ्रांसवा बर्नियर और इब्न बतूता। और भी यात्री हैं जो इंडिया में आए हैं जिन्होंने अपनी किताब में काफ़ी चीज़ें लिखी हैं। लेकिन हम मेन जो है इन 3 यात्रियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, आपकी जो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। सबसे पहले देखो हम बात करते हैं इसके अंदर अल ब्रूनी के बारे में। तो अल ब्रूनी एक यात्री है। ये याद रखना कौन-कौन से यात्री जो है इंडिया के अंदर कौन सी शताब्दी में आए थे, यानी कौन से सेंचुरी में आए हैं, ये आपको याद होना चाहिए। एमसीक्यू में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। अल ब्रूनी जो है इंडिया के अंदर 11वीं शताब्दी में आया था, ठीक है, 11th सेंचुरी में। इसका जन्म की बात करें 973 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, यानी सीई बोलते हैं इसे इंग्लिश में। इन्होंने जो किताब लिखी थी उसका नाम था किताब उल हिंद, और किताब उल हिंद जो है ना एक अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई थी, याद रखना है इसके बारे में। उसके बाद जो है हम बात करते हैं कि अल ब्रूनी जब आए, इनका जो है एक्सप्लेन जो है डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। पहले मैं थोड़ा-सा आपको हिंट के तौर पर समझा रहा हूँ कि हम इनके बारे में पढ़ने क्या-क्या वाले हैं। अल ब्रूनी ऐसा यात्री था जिसने जो है इंडिया के अंदर 4 वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया। 4 वर्ण, इसने कहा था कि भई इंडिया के अंदर वर्ण व्यवस्था नहीं है, यानी जाति व्यवस्था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसके अलावा जो है, जो फ़ारस कंट्री है, उसके अंदर भी आपको जो है देखने को मिलते हैं 4 वर्ण, ध्यान रखना, यानी पर्शिया में। तो इन्होंने 4 वर्णों के बारे में बताया। भाई इंडिया में जब आए ना ये अल ब्रूनी, इन्होंने देखा भी भारत के अंदर भाई अलग ही सिस्टम है। वर्ण व्यवस्था में जो है लोगों को बाँटा हुआ है उनके कामों के आधार पर। अगर आपको नहीं पता वर्ण सिस्टम क्या है तो आप जा सकते हो मेरे जो है 3rd चैप्टर में जाकर आप देखना, महाभारत वाले चैप्टर मैंने वन शॉट में डाल रखा है, वहाँ जाकर आप एक्सप्लेन समझ सकते हो उसका अच्छी तरह से। उसमें सारी चीज़ समझाई हुई है मैंने। और कौन सा यात्री था जिसने जो है 4 वर्णों के बारे में बताया था, उसका भी नाम पूछ ले तो उस वीडियो में देखने को मिलेगा आपको। तो उसके बाद जो है इन्होंने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार कर दिया, यानी इम्प्योरिटी। कहते हैं ना कोई चीज़ अगर किसी को तुमने जो है अशुद्ध है और उसको छू लिया तो आप भी अशुद्ध माने जाओगे। तो इन्होंने जो है अल ब्रूनी ने जब देखा, कहा भाई ये कैसी चीज़ है? मैंने अगर किसी अछूत को छू लिया है, अनटचेबल को, तो क्या मैं इम्प्योर हो गया? ऐसा थोड़ी होता है, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। तो इसको तो भाई इन्होंने कहा कि भाई मैं इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता, मैं रिजेक्ट करता हूँ इस चीज़ को, मैं नहीं मानता। भाई जो एक बार अगर अपवित्र हो गया, दोबारा पवित्र हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई? अगर ऐसा नहीं होता तो इस संसार में जीवन ही असंभव हो जाता। हर चीज़ पवित्र नहीं है, उसमें कुछ अपवित्रताएँ हैं, लेकिन वो पवित्र होने की हमेशा कोशिश करता रहता है। जैसे समुद्र का पानी जो है खारा होता है, उसमें नमक है, लेकिन वो क्या करता है, नमक ये थोड़ी उसमें से खारापन निकाल दे। भाई खारापन उस समुद्र के अंदर होने की वजह से उसके अंदर गंदगियां नहीं आती, ये बात ध्यान रखना। ऐसी मतलब जो एयर है, एयर क्या आपको लगता है कि पवित्र है पूरी तरह से? भाई इतनी सारी तो इसमें जहरीली गैस आ गई है। अब ये थोड़ी आप ये बोलोगे कि भाई आज जो है काफी जहरीली गैस आ रही है, आज मैं नहीं ले रहा, आज अपवित्र है तू जा, कर लूंगा, ऐसा थोड़ी होगा भाई। जीवन असंभव हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। इब्न बतूता की बात करते हैं हम। इब्न बतूता जो है 14वीं शताब्दी में आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से। और उसकी यात्रा का विवरण जो है हमें कौन सी किताब में देखने को मिलता है? रिहला। इन्होंने बुक लिखी थी रिहला, जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है किसके बारे में? इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता एक ऐसा यात्री है जो कभी भी यात्रा करने से घबराता नहीं था। हठीला यात्री, लीजेंडरी ट्रेवलर बोलते हैं इसको, ठीक है। इंडिया में आया था, 5 यात्रा करने के बाद इंडिया में आया था, और एक बार जिस देश में चला गया ना दोबारा जाता ही नहीं है भाई। इसका उसूल था एक। तो इसने इंडिया में आकर क्या-क्या चीज़ें देखी, देखो। इसने जो है यहाँ पर समाज के बारे में, शहरों के बारे में, प्रशासन के बारे में, बाज़ारों के बारे में यहाँ तक कि बताया इसने, और भारत के अंदर क्या-क्या वस्तुएँ उपलब्ध थीं, बाज़ारों में क्या पाया जाता था, उन चीज़ों के तक बारे में बताया। इसने जो है नारियल और पान के बारे में बताया था। नारियल के बारे में पता है क्या बताया था? कि नारियल एक ऐसा फल है
जिसको खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। उसके रेशों का इस्तेमाल रस्सी बनाने के लिए तक किया जा सकता है। और बात करें इसमें पान की, पान का पत्ता, ये कह रहे थे पान का पत्ते की लोग खेती कर रहे हैं, ना कोई सब्जी है ना कोई फल है, फिर भी खेती कर रहे हैं पान की। वो सबसे बड़ा हैरान हो गया था पान के पत्ते को देखकर। और इसने पता लगाया, इसे पता चला कि लोग जो है पान को जो है तैयार करते हैं, उसमें सुपारी डालते हैं और उसके बाद खाते हैं, ठीक है, चबाते हैं, और उसके बाद जो है उसमें से लाल लाल निकलता है, ऐसा कुछ। उसने जो है दिल्ली और वहाँ की डाक व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। इन्होंने जो है डाक सिस्टम बताए हैं, यानी पोस्ट सिस्टम, एक हॉर्स पोस्ट सिस्टम और एक बताया फुट पोस्ट सिस्टम। ध्यान रखना है, यानी कि डाक प्रणाली, एक तो अश्व डाक प्रणाली होगी और एक होगी पैदल डाक सेवा। इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं नीचे। उसके बाद जो है फ्रांसवा बर्नियर के बारे में हम इसमें क्या पढ़ते हैं। फ्रांसवा बर्नियर जो है क्या था, एक फ्रांसीसी यात्री था, ये फ्रांस से आया था, 17वीं सेंचुरी में आया था। इन्होंने मुगल दरबार में जो है चिकित्सक के रूप में जो है ये आए थे इंडिया में, जो है ना एक इलाज के तौर पर आए थे। पता है किसके? दारा शिकोह के इलाज में। दारा शिकोह पता है कौन था? दारा शिकोह जो है उसका शाहजहां का बड़ा बेटा था। दारा शिकोह के इलाज के लिए आए हुए थे ये। उसके बाद जो है उन्होंने भारत की तुलना किसके साथ करी है? यूरोप के साथ। उन्होंने जो है जमीन के बारे में बताया कि जमीन जो थी ना पूरी, वो किसी एक इंडिविजुअल किसान की नहीं थी, वो जो है सारी की सारी किसकी है? मुगलों की। मुगल ही उस जमीन पर अपना जो है वो दिखाते हैं, डोमिनेंस दिखाते हैं। मुगलों के अलावा कोई इस जमीन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा भाई किसान खेती करेंगे, टैक्स देंगे, ठीक है, किसानों की नहीं हो सकती वो जमीन। इन्होंने जो है यहाँ तक कि मुगल शासन की बुराइयां बताई हैं, बुराइयां करी हैं। इन्होंने भूमि पर निजी स्वामित्व का अभाव, यानी जमीन पर इंडिविजुअल लैंड नहीं था, यानी अब्सेंस ऑफ प्राइवेट ओनरशिप, खुद की जमीन नहीं होती थी वहां पर, ठीक है। ये बात होगी इसके अंदर। तो इसमें आपको याद रखना है, मैंने जो बताया था ना कौन सा यात्री कब आया था इंडिया में, तो देखो इनकी डेट सुन लो दोबारा से। एक तो देखो अलबरूनी 11वीं सेंचुरी में इंडिया में आता है, जो इब्न बतूता है वो 14वीं शताब्दी में आता है, और फ्रांसिस्को बर्नियर की बात करें हम तो ये आता है 17वीं शताब्दी में। तो क्या याद हुआ आपको? देखो एक आया इसके अंदर, एक तो आया इसके अंदर, रुको एक मिनट, देखो एक आया इसमें 11वीं सेंचुरी, दूसरा आया इसके अंदर, तीन ऐड कर दो इसमें 14 सेंचुरी, एक आया इसमें तीन ऐड कर दो फिर 17 सेंचुरी। मतलब तीन यात्री जो है, हाँ, तीन तीन मतलब ऐड करते चले जाने, 11 सेंचुरी, 14 सेंचुरी, 17 सेंचुरी। दिमाग में याद होना चाहिए कि हाँ पहले जो है मतलब कौन आया? अलबरूनी, उसके बाद जो है इब्न बतूता, फिर उसके बाद जो है फ्रांसवा बर्नियर। ऐसे फिर डेट याद रखना, 11, 14, 17, तीन तीन ऐड करते चले जाना, तो आपकी जो है यहाँ से डेट फिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो बात होगी इसकी। अब बात करते हैं इसमें आगे। देखो अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इनके बारे में, ठीक है। इन्होंने क्या क्या चीजें बताई, मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको, एक रिव्यू दे दिया चैप्टर का कि हाँ इसके अंदर क्या क्या होने वाला है। अब बात करते हैं इसमें अलबरूनी की। अलबरूनी का जो जन्म है ना 973 में हुआ था। अलबरूनी का जन्म 973 में हुआ था, और 1017 में इंडिया में आए थे ये। तो क्या हुआ था भाई, इनका जो जन्म है ना अलबरूनी का, एक ऐसी जगह पर हुआ था जो बहुत ही बड़ा शिक्षा का केंद्र माना जाता था उस समय। तो इन्होंने भी अच्छी खासी एजुकेशन ली होगी, है ना। कहाँ पर जन्म हुआ था? उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म में। याद रखने पूछा जाता है, अगर किसी बच्चे का ये चैप्टर जो है उसमें, अगर उसमें बनाया असाइनमेंट बनाया, आपने प्रोजेक्ट बनाया इस चैप्टर पे, तो आपसे पूछ सकते हैं कि अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। या आपसे एमसीक्यू में ये भी पूछ लेते हैं कि भाई इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, और ख्वारिज़्म उस समय किस लिए जाना जाता था? वो जाना जाता था शिक्षा के लिए, शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। और अलबरूनी तो भाई पढ़े लिखे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने ना कई सारी भाषाओं की जानकारी ली थी। कौन सी? अरेबिक, पर्शिया, संस्कृत। संस्कृत इन्हें बाद में सीखी थी इन्होंने, शुरुआत में नहीं। ग्रीक, यहाँ तक कि इन्होंने जो है प्लेटो और एरिस्टोटल के इनके अरेबिक को ट्रांसलेशन के थ्रू जो है समझने की कोशिश करी थी, इन्हें भी पढ़ा था। और आपको पता होना चाहिए कि अलबरूनी जहाँ रह रहा था ना, कहाँ पर? अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान सॉरी, वहाँ पर जो है उज्बेकिस्तान में जो है महमूद गजनवी, उन्होंने अटैक करा। अटैक करके जो है वहाँ से क्या करा, जो स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, उन सबको जो है किडनैप करके पकड़ कर लेकर आ गया अपने क्षेत्र, यानी गजनी में। गजनी कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में। यानी कि उन्हीं में से एक था अलबरूनी। जितने विद्वान पकड़ कर लाया ना, वहां से कैद करके उन्हीं में से एक अलबरूनी निकला। अलबरूनी को जो है इसने अफगानिस्तान में वहां सेटल कर दिया। अब अफगानिस्तान उस समय पता है आपको इंडिया का ही एक पार्ट था,
उस समय की बात करें तो अफगानिस्तान में आने के बाद जो है अल बुरूनी का जो है ना इंटरेस्ट जागने लगा इंडिया को जानने के लिए। इंटरेस्ट जागा। उसका इंटरेस्ट जागने का सबसे बड़ा कारण ये था कि कुछ बुक्स थी जो अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई थी, ठीक है, जैसे साइंस मैथ वगैरह जो है कुछ बुक्स थी जिन्हें पढ़ने में काफी इंटरेस्ट आ रहा था इसे। तो इसलिए इंडिया के बारे में जानने की इसके अंदर चुल मची, यानी उत्सुकता हुई इसके अंदर, ठीक है। तो अब ये जो है इंडिया के अंदर रहा और इसके बाद जो है इंटरेस्ट जाग गया इसके अंदर। इंडिया बोल रहा हूँ तो ये कंफ्यूज मत होना, ये तो अफगानिस्तान में गया था, अफगानिस्तान इंडिया एक ही है, ध्यान रखना। तो अब जो है देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ के सभी विद्वान, यानी यहाँ पर ख्वारिज्म पर अटैक करा, ठीक है, और सुल्तान महमूद गजनवी ने और यहाँ के जितने विद्वान थे उन सबको बंदी बनाकर, बंदी मतलब उनको जो है कैदी बनाकर लेकर आया, बंदी वो वाला बंदी नहीं, ध्यान रखना इसके अंदर, बंदा बंदी वाला। उसके बाद जो है अब ये इंडिया के अंदर आया। इंडिया में आने के बाद है ना इसको जो है अरेबिक लैंग्वेज, ध्यान रखना, बहुत पसंदीदा थी, इतनी पसंद थी कि प्रेम करता था इससे बहुत ज्यादा, ठीक है, अरेबिक लैंग्वेज को। लेकिन इंडिया के अंदर संस्कृत भाषा थी ना, इसे बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही थी। भारत के अंदर जब ये आया तो किस तरीके से आया था, इसकी जर्नी देखो, यही थी। गजनवी में रहकर जो है भारत के प्रति इसकी रुचि बढ़ी। इसने जो है इंडिया के अंदर रहने के बाद जो है भारत के अंदर क्या करा, क्योंकि संस्कृत तो समझ आती नहीं, यहाँ के कल्चर भी अजीब थे, इसलिए क्या करा, इसने ब्राह्मणों को दोस्त बनाया कि तुम मेरे दोस्त बन जाओ, और उसके बाद जो है ऐसी दोस्ती दोस्ती में जो है उनसे जो है संस्कृत भी सीख लेगा थोड़ी बहुत, और उसके बाद जो है भारतीय कल्चर के बारे में भी जान लेगा, इसीलिए। तो ब्राह्मण के साथ इसने कई वर्ष बिताया और संस्कृत धर्म का ज्ञान हुआ, ठीक है। आया कैसे था, महमूद गजनवी के समय पर आया था, जब राज था महमूद गजनवी का। उसके बाद देखो हम पढ़ते हैं इसके अंदर किताब उल हिंद के बारे में। तो किताब उल हिंद के बारे में आपको क्या याद रखना है, देखो, किताब उल हिंद ये बुक है जो किसने लिखी थी, यही लिखी थी अल बरूनी के द्वारा लिखी गई थी। इसके अंदर इन्होंने जो है सब कॉन्टिनेंट के बारे में बताया। सब कॉन्टिनेंट मतलब वो होता है जो 3 दिशाओं से पानी से घिरा हो, जैसा इंडिया जो है 3 दिशाओं से पानी से घिरा हो, उसे सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, नहीं उपमहाद्वीप। तो उपमहाद्वीप के अंदर रहने वाले जितने भी लोग थे उनके बारे में इसमें बताया गया इस किताब के अंदर। और ये किताब अगर आप पढ़ोगे ना, इसके अंदर बहुत ही अलग चीजें आपको देखने को मिलती हैं। इसके ऊपर जो है शॉर्ट नोट आपसे लिखने के लिए आ सकता है, किताब उल हिंद पर एक शॉर्ट नोट लिखो। तो इसमें लगभग जो है 80 चैप्टर हैं, ध्यान रखना, 80 अध्याय। और इसके अंदर जो है क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, इसमें जो है धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथाएं, भारतीय मूर्तिकला और कानून के बारे में बताया गया है। भाई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी जो है नीचे देख लो, उन्हें भी समझ आएगा ये सारी चीजें। भैया आपको इतना तो समझ आ रहा होगा ना, हिंदी में पढ़ रहा हूँ, तो ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए मेरे पढ़ाने के साथ साथ, ध्यान रखना ये चीजें। और बात करें, इन्होंने जो इसके अंदर भाषा यूज करी थी ना, बहुत ही सरल थी, बिल्कुल सिंपल, पढ़ने के साथ ही समझ आ जाएगी, स्पष्ट थी बिल्कुल। और उसके बाद जो है इनकी लेखन शैली, यानी राइटिंग स्टाइल कैसा था इनका। राइटिंग स्टाइल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखो, ये जब भी गए इंडिया में आए ना, किसी से भी कुछ चीज जो है जानकारी लेना चाहते थे, पहले उससे प्रश्न करते थे, उस प्रश्न को इन्होंने बुक के अंदर लिखा, फिर उसका जो है जो भी बता रहा था ना एक्सप्लेनेशन उसका, वो सब जो है अपनी किताब में लिख देते थे। यानी शुरुआत में प्रश्न पूछा, उसके बाद जो है फिर उसका उत्तर दिया जाता था, और अंत में जो है उसके साथ है ना संस्कृत ग्रंथों से तुलना भी की जाती है। जैसे इंडिया के अंदर जो है वेद हैं, ठीक है, उनके साथ जो है कंपैरिजन किया जाता था कि भाई आज के समय जो लोग जैसे अपना रहे हैं, ठीक है, और पुराने ग्रंथ जितने भी हैं उनके साथ कंपेयर करके देखता था, उसे लिख देता था उसके अंदर। तो अलबरूनी की लेखन शैली ना बिल्कुल यूनिक थी, इसे माना जाता है यूनिक। तो अलबरूनी की समझ क्या थी भाई, भारत के अंदर जब आया तो इसने क्या क्या चीजें देखी, देखो, मतलब समझ क्या हुई इसके, भारत को जाना तो इसके अंदर किस तरह के जो है प्रथाएं वगैरह जो है इसने देखी। यानी कि देखो यात्रियों ने जो भी अभी देखा उसकी तुलना उन प्रथाओं से की जिनसे वो परिचित थे। क्योंकि देखो इंडिया में कुछ भी चीज देखेंगे, कोई भी कल्चर वगैरह देखेंगे, इन्हें समझ थोड़ी आएगा। तो ये क्या करते थे भाई, अपने देश के साथ, ठीक है, या उन चीजों के साथ कंपेयर करते थे जहां पर ये पहले से प्रचलित है, जिसे वो जानते हैं, परिचित हैं जिससे। भाई आप भी कहीं जाओगे, कहीं घूमने जा रहे हो दूसरे देश में, अब आप उस देश के बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं, वहां कुछ आपको अलग सा लगता है, तो आप क्या करोगे भाई, वीडियो बना लोगे, सेल्फी लोगे, वहां पर साथ में अलग चीज लगेगी आपको जो। लेकिन उस समय के लोग क्या करते थे, किताब में लिखते थे। भाई अब में और उस समय में क्या अंतर है, तो आप भी तो जो है कंपेयर करोगे वहां जाकर कि हमारे देश में तो भाई ऐसे होता है, वहां पूजा करने का तरीका अलग है, तो आप कहोगे हमारे देश में तो भाई ऐसे ऐसे होता है, अगरबत्ती लगाते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं, ठीक है, आरती वारती होती है, ऐसे ही इनके देश में तो अलग ही है कुछ, ऐसा आता है ना दिमाग में, तो आप कंपेयर कर रहे हो भाई। तो ये भी जो है ना कंपैरिजन होता है इसके अंदर। भारतीय समाज को समझने के लिए उन्होंने वेद, पुराण, भगवत गीता आदि ग्रंथों का सहारा लिया, ये सारी चीजें थी। लेकिन अल बरूनी भाई इंडिया में आने के बाद इसके सामने बहुत बड़ी समस्या आती है, चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जिनको हम ऑब्स्टेकल्स कहते हैं, यानी बाधाएं इसके सामने। सबसे बड़ी समस्या थी इसकी भाषा, लैंग्वेज।
यानी कि लैंग्वेज मतलब क्या होता है कि ऐसा समझ लो इंडिया में आने के बाद इसे बाकी लैंग्वेज तो आती थी लेकिन संस्कृत भाषा बहुत ही डिफिकल्ट लगती थी, समझ ही नहीं आती थी इसे। तो संस्कृत और अरबी, संस्कृत जो थी ना, अरबी फारसी में बहुत अंतर था संस्कृत का, इसलिए इसका ट्रांसलेट करना आसान नहीं था। उसके बाद जो है भारत की धार्मिक प्रथा और इनके रीति रिवाजों को समझना बहुत मुश्किल था, इसलिए ब्राह्मणों का सहारा लिया था इसने, किसने? अल ब्रूनी ने। याद रखना जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर अभिमान, भाई इसके अंदर घमंड था अलग ही। होता है ना कि कभी कभार जो है आपको जो काम आते हुए भी आप सोचते हो भी ये करके दे रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, जैसा आपको पता है, आपको घर में एक बार जो है आपने घर में एक बार चाय बना दी और स्वाद आ गया उसमें, फिर तो आपकी बारी, आप ही बनाओ चाय। होता है ना ऐसा। तो अब इससे क्या होता है, जो चाय बनाने वाला पहले होता है ना, वो उसे आता है सब कुछ लेकिन फिर भी भरोसे बैठे हुआ, हाँ वही बनाएगा अब तो चाय, है ना। तो ये होता है इसके अंदर कि भाई इसको आता बहुत कुछ था, पता भी था, लेकिन इसके अंदर एक घमंड था या आलस मान लो इसके अंदर। ये किसके ऊपर डिपेंड हो गया? ब्राह्मणों के, ब्राह्मण ही बताएंगे सब, वो नहीं पे छोड़ दो। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी इसके सामने। अब देखो, ये जो है ना अलबरूनी ने बताया इंडिया के अंदर क्या क्या चीजें बताई हैं। सबसे पहले तो किताब उन्होंने लिखी इंडिया के ऊपर, उसके अंदर जो है इसने जो है क्या क्या चीजें बताया हमने ऊपर पढ़ी। इसने इंडिया के अंदर जाति व्यवस्था के बारे में बताया था। जाति व्यवस्था में तो वही पढ़े थे हमने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मैंने इसमें नहीं लिखे हैं, आप जो है थर्ड चैप्टर में जाकर पढ़ सकते हो उसे, ठीक है, उनके क्या क्या काम थे। तो ये भी जो है अलबरूनी ने बताया है। इसमें फारस के 4 वर्ण बता रहा हूँ, यानी कि इसने कहा कि भाई भारत के अंदर ही वर्ण व्यवस्था नहीं है, वो दूसरे देशों में भी थी, यानी पर्शिया में। यहाँ पर जो है सबसे ऊपर जो है ये जो है धुरूर सवार नहीं होंगे, ये घुड़सवारक होंगे, ठीक है, घुड़सवारक। तो इसे याद रखना, ठीक है। तो घुड़सवारक और शासक वर्ग सबसे ऊपर रखे गए, भिक्षु यानी भिखारियों को उसके नीचे रखा गया, चिकित्सक को, वैज्ञानिक उससे नीचे, शिल्पकार जो है किसान सबसे नीचे हो गए। शिल्पकार जिन्हें नहीं पता वो सुन लो, यानी मटके बनाने वाले, क्राफ्ट्समैन, मटके बनाने वाले, मूर्तियां बनाने वाले, कारीगर जो भी हर तरह के होते हैं जो हाथों का यूज करते हैं उन्हें जो है क्राफ्ट्समैन बोला जाता है। और उसके बाद अपवित्रता की मान्यता के बारे में अस्वीकार करा था, इसमें मैंने बताया था। सबसे पहले तो इन्होंने कहा था कि भाई जो एक बार अपवित्र हो गया, भाई अपवित्र है, दोबारा पवित्र नहीं हो सकता, ये ब्राह्मणों का कहना था। लेकिन अलबरू ने क्या करा, भाई मैं रिजेक्ट करता हूँ इसको, मैं नहीं मान रहा इसको। तो इन्होंने यही बात बोली कि अगर ऐसा होता तो संसार में जीवन ही असंभव हो जाता। देखो, जैसे इन्होंने बोला कि सूर्य जो है ना हवा को स्वच्छ रखता है, भाई हवा और सूर्य दोनों के एक अलग रिलेशन, लेकिन सूर्य की हमें जरूरत है। क्यों? क्योंकि हवा के अंदर जो बैक्टीरिया जम्स होते हैं ना उन्हें मारता कौन है? सूर्य मारता है, ठीक है। तो इसलिए सूर्य की भी जरूरत है हमें, हवा की भी जरूरत है, दोनों की जरूरत है। भाई दोनों में से कोई चीज अशुद्ध है तो उसको तो एक्सेप्ट, ये तो नहीं है कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, भाई दोनों का एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अल ब्रूने ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार कर दिया। इन्होंने कहा कि पूर्ण पवित्रता प्राप्त करने का प्रयास करती है। अगर कोई अपवित्र हो भी गया, जैसे माने चलो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपवित्र हो गए, आपने कुछ ऐसा काम कर दी जो आपके धर्म में नहीं है, अब क्या आप पवित्र हो गए, क्या आप कोशिश नहीं करोगे हमने गलती करी है हम उसे जो है सुधार लें या पवित्र हो जाए? करोगे ना कोशिश, तो हर कोई करता है भाई ऐसा। तो जैसे हमारे धर्मों में जो है लिखा हुआ है कि भाई हमें जो है गंगा स्नान कर लेना चाहिए, ठीक है, पवित्रता के लिए। तो ऐसे ही मतलब हर धर्म में अलग अलग चीजें होती हैं। नमक जो है समुद्र के पानी को स्वच्छ रखता है, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा था पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाता अगर ऐसा होता तो, ठीक है। ये तो अलबरूनी की बात होगी, अलबरूनी के दिमाग में बैठा लो अलबरूनी ने क्या क्या बोला। अलबरूनी जो है वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया, फारस के 4 वर्णों के बारे में बताया अलबरूनी ने। इंडिया के अंदर जो है इसने किताब उल्लेख लिखी, ठीक है। ये याद रखना, ये अलबरूनी ने बताया कब आया इंडिया के अंदर, और उसके बाद जो है कौन पकड़ कर लेकर आया था, इसका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था, ठीक है। कौन सी भाषा सबसे बढ़िया लगती थी इसे? अरबी। किताब लिखने के समय इसके सामने कौन सी समस्या आई थी, इंडिया को समझने के लिए ऑब्स्टेकल्स क्या थे, ये हो गया इस चैप्टर का। उसके बाद बात करते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता देखो कई सारे देशों की यात्रा करी थी इसने, देखो ये सब, फिर भारत में आया था, ठीक है। और इब्न बतूता की अगर हम बात करें ना, इसका जन्म कहाँ हुआ था इब्न बतूता का? मोरक्को में। और ये इसका जिस परिवार में जन्म हुआ था ना उसका परिवार काजी था। काजी समझते हो? काजी मतलब जज, ठीक है। काजी, काजी मतलब होता है जज। तो इसका परिवार जो है जज के परिवार से था, बिलोंग करता था। और साथ में इन्हें कानून की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी। तो ये इब्न बतूता भी कानून का जानकार था अच्छा खासा।
तो इसने बहुत कम उम्र में अच्छी खासी शिक्षा प्राप्त कर ली थी। परिवार जो है इस्लाम कानून का जानकार था। उसके बाद जो है इसने कई देशों की यात्रा करी थी और उसके बाद जो है इंडिया में जाने की चुल मची इसके अंदर भी कि मैं तो इंडिया में जाऊंगा। तो इंडिया में जाने की चुल मची इसके अंदर, और ये जब जाता था ना तो राजा को जो है भेंट के तौर पर बहुत चीजें लेकर जाता था। ये जानता है कि उस समय यात्रा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस समय ना तो देखो मैप होता, ठीक है, ना पुलिस है, ठीक है, कोई नहीं है। आप जंगल से होते हुए जा रहे हो, जंगल में कोई लुटेरे उटेरे हो गए भाई, आपके पास जो भी सामान है सब गया, आप भी गए, खत्म, कुछ नहीं बचने वाला। तो ये बात याद रखना, उस समय यात्रा करना बहुत मुश्किल होता था। तो अब भाई इब्न बतूता जब भी जाता था ना, अपने साथ जो है सामान लेकर जाता था भरकर, जिसमें दास, ऊंट, घोड़े, ठीक है, किशमिश, बादाम, ये सब लेकर जाता था। सबसे पहले ये कहाँ गया था, वहां गया था मुल्तान, ठीक है, गवर्नर से मिलने के लिए उसको लेकर गया था, किशमिश, बादाम वगैरह, दास, घोड़े। उसके बाद जो है इसको पता चला ना दिल्ली में कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक, तो उनके लिए भी जो है दास, ऊंट, घोड़े लेकर जा रहा था। तो ये जब भी ये लेकर जाता था ना, कहता था भाई मैं आपके सुल्तान के लिए लेकर आया हूँ। जिस वजह से क्या होता था, कोई जो है उसे छूता तक नहीं था और सुल्तान तक और लेकर जाता था उसे। सोचो कितने दिमाग से चल रहा था ये, इसलिए इसे लीजेंडरी ट्रेवलर बोला जाता है, कि मैं जाऊंगा तो बता दूंगा पहले ही, लूटने से पहले, कि भाई मैं तो आपके सरदार के लिए लेकर आया हूँ ये। तो इब्न बतूता जो है किस शासक के टाइम पर आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आया था, ये याद रखना। इसको जो है जिद्दी यात्री बोला जाता है, यानी कि स्टबर्न, या फिर लीजेंडरी ट्रेवलर। अब जो है इनकी किताब की बात करें, इन्होंने किताब रिहला लिखी थी, ये भी अरबी लैंग्वेज में थी, ठीक है। यात्रा करने का उनका बहुत शौक था, उनका मानना था कि भाई किताबी ज्ञान से ज्यादा ज्ञान होता है वहां पर जाकर ज्ञान प्राप्त करो, ये किताब विताब क्या है भाई, आप पढ़ोगे आज, है ना, भाई वहां जाओगे तभी तो ज्यादा नॉलेज मिलेगी, ये मानना था इनका। तो इब्न बतूता जो है मैंने बताया था कब आया था, 14 सेंचुरी में आया था वो, 11वीं में, ये 14 सेंचुरी में, यानी 1333 में। तो सिंध पहुंचा सबसे पहले। उसके बाद जो है अपनी यात्रा के दौरान भी उसे कई बार तो लूटा भी गया है भाई, सोचो लूट लिया गया था इसे, फिर भी उसने यात्रा करने से पीछे नहीं हटा, यात्रा फिर भी करते रहा। इसने जो है शहरों के बारे में बताया। शहरों के बारे में कैसे बताया, क्योंकि देखो एक बात याद रखना, इब्न बतूता जब वहां पर सुल्तान मोहम्मद तुगलक के पास गया ना, उसे पता चल गया था कि भाई ये एक जो है कानून का अच्छा खासा जानकार है। तो इब्न बतूता को जो है वहीं पर जो है रख लिया कि भाई आप जो है काजी के तौर पर यहाँ पर काम करो। तो काजी के तौर पर वहाँ काम करने लगा, मतलब दूसरों को सजा देने लगा कि भाई जो भी गलती करेगा उसके, मोहम्मद तुगलक के राज में उसे सजा दी जाएगी, जेल में डाला जाएगा। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जिस समय इब्न बतूता खुद जेल में होता है, खुद जेल में होता है, उसका रीजन समझो ऐसा क्यों होता है। एक वहां पर है ना एक साधु संत रहता था, ठीक है, तो साधु संत रहा करता था, तो उससे जो है ना इब्न बतूता मिलने के लिए जाता था। इब्न बतूता सोचता था भाई मुझे जो है थोड़े प्रवचन मिल जाएं, शांति, क्योंकि मन की शांति के लिए चला जाता था वहां पर उसके प्रवचन सुनने के लिए। तो वही एक खबर फैली थी, खबर ये फैली थी कि एक साधु है इस नाम का, फलाना नाम का, कि जो है ना इब्न बतूता को, मतलब उसे मोहम्मद तुगलक को मारने के लिए षड्यंत्र रच रहा है। ये बात जो है फैल गई थी और ये उसके कान तक पहुंच गई, मोहम्मद तुगलक के। मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक, अब तुगलक गया सीधा उसके पास, किसके पास, उस साधु के पास। उसे पता है इतनी बुरी मौत दी थी ना, आप सोच नहीं सकते। साधु की पता बड़ी बड़ी दाढ़ियां होती है, वही उसकी एक दाढ़ी निकाल के, मतलब एक दाढ़ी ऐसे निकाली और उसे नोच कर, ऐसे निकाल निकाल कर, एक एक नोच नोच कर उसकी सारी दाढ़ियां निकलवा दी, उसको गंजा कर दिया और उसके बाद गर्दन काट दी। अब उसने, तुगलक ने ये बोला कि भाई जो भी इस साधु से मिलने आता था ना, उन सबका नाम निकालो, ढूंढो कौन कौन है। उसमें नाम निकला था एक इब्न बतूता का। अब इब्न बतूता के पास गया तुगलक और उसे पकड़ा और जेल में डाल दिया, ऐसे जेल में पहुंचा। तो इब्न बतूता की कोई गलती थी इसमें, गलती नहीं थी भाई इसके अंदर कुछ भी। तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बहुत गलती ये थी कि भाई वो उससे मिलने जाता था, ठीक है, बस इतना था। लेकिन जो तुगलक है ना, उसे उसे गलत फहमी होती है, इस वजह से जेल में चला जाता है वो। तो गलत फहमी बाद में जो है उसे एहसास होता है कि मैं इसे छोड़ देता हूँ, ठीक है, इसे छोड़ देता हूँ, जाने देता हूँ उसे। तो क्या करता है भाई, तुगलक कहता है कि भाई तुम्हें मौका दे रहा हूँ मैं, ठीक है, तुम ऐसा करो भाई चीन में जाओ, क्योंकि मेरे उसके साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, तुम चले जाओ, और मैं तुम्हें जो है काफी सारे जो है वो दे रहा हूँ, गिफ्ट वगैरह दे रहा हूँ, भेंट के तौर पर वहां दे देना ताकि रिश्ते अच्छे हो जाएं। तो भाई इसको इब्न बतूता को भेज दिया। वो पता है दिल्ली से
दिल्ली से पता है सीधा कहाँ गया? दिल्ली से गया सीधा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक जगह है दौलताबाद। सबसे पहले दौलताबाद गया, क्योंकि इसको पता है कैसे जाना था। देखो मैं बताता हूँ। इसको जाना था, यहाँ दिल्ली है, दिल्ली से महाराष्ट्र आया, ठीक है। महाराष्ट्र में दौलताबाद, दौलताबाद के थ्रू ये नीचे जाते हैं, यहाँ यहाँ समुद्र के जरिए फिर जाता चाइना। ऐसे था इसका रूट। अब ये जो है मतलब मान के चलो, अब ये तो निकल पड़ा। जब ये यहाँ से निकला ना, तो यहाँ तक पहुंचा, कहाँ पर? महाराष्ट्र में। पहले सोचता था दिल्ली तो भाई बहुत आबादी वाला इलाका है, यहाँ तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, मैं तो हैरान हो गया। जब ये यहाँ पहुंचा, इसने देखा भाई ये तो अलग ही जगह है, ये तो दिल्ली को भी चुनौती दे रहा है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, दिल्ली से भी यहाँ पर तो बाजार बाजार सब है। तो ये हैरान हो गया था। इसने जो है दिल्ली से ज्यादा आबादी वाला इलाका कौन सा बताया? इसने बताया दौलताबाद। एमसीक्यू में पूछा जाता है, ध्यान रखना। और जब ये इंडिया में रहा, तो इंडिया में रहकर इसने जो है काफी चीजें देखी। मोहम्मद तुगलक के टाइम पर जब ये काजी के पद पर रहा था ना, ये जज के तौर पर, तो उस समय इसने बहुत चीजें देखी, एक्सप्लोर करा, और उन्हें अपनी किताबों के अंदर लिखता चला गया था। तो उन चीजों को पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। देखो जो चीजें मैंने बताई थी ना, पहले दिल्ली को एक बहुत बड़ा शहर बताया था इसने, लेकिन दौलताबाद भी दिल्ली से कम नहीं था, उसे भी चुनौती दे रहा था दौलताबाद भी। तो ये जो है कई बाजार में घूमा, वहाँ काफी चीजें देखी इसने, ठीक है। बताया कि भाई यहाँ पर जो है अवसर भरे पड़े हैं, जो चाहे वो काम कर सकते हो आप। कौशल, अगर किसी के पास कौशल इच्छा है तो अवसरों की कमी नहीं थी, मतलब जो है जो भी काम कर सकता था कोई, यहाँ अवसर आएंगे, ठीक है। अवसर, इसको सही कर लेना, सही कर देता हूँ, 1 मिनट। कलर कैसे, ठीक है। ये तो हो गया आपका अवसर। तो अब उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर कि यहाँ पर शहर थे ना, घनी आबादी वाले थे, चमक दमक वाले, चहल पहल करने वाले, ठीक है। ये सब देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये इंस्टाग्राम आईडी माइंड सर जी, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप जो है यहाँ पर जाकर जो है मेरे को जो है डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। और या फिर जो है आपको इस चैप्टर में कोई भी चीजें नहीं समझ आई है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, कोई भी टॉपिक नहीं आ रहा, उसमें मैं स्पेशल वीडियो लेकर आ सकता हूँ। आप बस कॉमेंट कर दो। उसके बाद देखो हम बात करते हैं, और आपको लगता है ना अगर मैं धीरे बोल रहा हूँ तो आप जो है 2x स्पीड करके देख सकते हो, ठीक है। और तेज बोल रहा हूँ तो आप जो है स्लो करके देख सकते हो। इन्होंने देखो क्या क्या चीजें यहाँ पर बताई। बाजारों के बारे में बताया एक तो, यहाँ पर मंदिर थे, मस्जिद थे, और एक कपड़े के बारे में पूछ लेते हैं कि इब्न बतूता ने कौन से कपड़े के बारे में बताया, वो है मलमल, मुस्लिन, ठीक है, इसे कहा जाता है। तो इस कपड़े के बारे में बताया था, काफी महंगा था, धनी लोग जो है ना इसे पहना करते थे। इसने नारियल के बारे में बताया, पान के पत्ते के बारे में बताया था। नारियल और पान के बारे में मैंने बता दिया पहले। नारियल एक ऐसा फल है जिसके रेशों का इस्तेमाल जो है किस लिए करते थे? ये रस्सी बनाने के लिए। ये एक फल है, इसको पी सकते हैं, खा सकते हैं। और बीटल लीफ यानी पान के पत्ते के बारे में क्या बताया था कि भाई अंगूर की लता की तरह होता है, इसमें कोई फल नहीं होता, ना ही सब्जी होती, लेकिन इसकी लोग खेती करते हैं और इसे चबाकर खाते हैं। और क्या निकलता है? लाल लाल, रेड रेड, खून नहीं होता वो। डाक व्यवस्था, अब इसने बताई एक पोस्टल सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये ध्यान रखना। इसमें से भी आपके जो है एमसीक्यू बनते रहते हैं। डाक सिस्टम देखो, सबसे पहला है पैदल डाक सेवा। पैदल डाक सेवा में क्या है देखो, अगर आपको संदेश यहाँ से यहाँ तक पहुंचाना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचाना है, तो इस सिचुएशन में क्या होता था, संदेश जो है ना यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने के लिए जो है क्या होता था, कुछ कुछ दूरी पे ना कुछ लोग खड़े रहते थे। यहाँ पर एक खड़ा है, यहाँ एक खड़ा होगा, एक यहाँ खड़ा होगा, और भी खड़े होंगे आगे तक, ठीक है। तो भाई इसके पास जैसे ही मैसेज पहुंचा कि हाँ भाई मैसेज आ चुका है, अब इसके हाथ में क्या होती थी, एक छड़ होती थी जिसमें ना घंटी बजती थी, घंटी लगी होती थी। जब ये दौड़ता था, इसके हाथ में जो है घंटी बजाते हुए दौड़ते रहता था, दौड़ते रहता था। जिससे क्या होता था भाई, इसके कानों में आवाज आ जाती थी कि भाई कोई आ रहा है, ठीक है। मतलब ये इसके कान में जो है आवाज आ जाती थी कि भाई कोई संदेश आ रहा है बड़ा ही। तो इसलिए जो है ये तैयार हो जाता था, तैयार हो जाते। ये भी अपने पास जो है बजने वाली जो है जंजीर लेकर रखता था, ठीक है। बजने वाली जंजीर या गोल घुमाने वाली भी जंजीर होती थी। तो अब जो है इसने मैसेज पहुंचा दिया इसके पास, अब ये भी जो है दौड़ेगा अपने हाथ में लेकर वही जंजीर लेकर,
ठीक है, जिसमें घंटी बजी हुई है। तो दौड़ते रहेगा, घंटी बजती रहेगी, इसको पहले पता चल जाएगा हाँ भाई कोई मैसेज आने वाला है, तो अगला वाला जो है उससे फिर रिसीव कर लेता है। और ये ऐसे ही चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक संदेश वहां ना पहुंच जाए जहां तक पहुंचाना है। इसको कहते हैं पैदल डाक सेवा, ध्यान रखना। या देखो, संदेशवाहक हाथ में एक छड़ी लेकर दौड़ता है, इस छड़ी में घंटियां बंधी होती हैं। हर मील पर दूसरा संदेशवाहक छड़ी लेने के लिए तैयार रहता है पहले से ही। तो इसको क्या क्या कहा जाता है? पैदल डाक सेवा। पैदल डाक सेवा, पैदल डाक सेवा, इसके बारे में लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। देखो, काफी चीजें इसमें हमारे राइटर साहब ने मिस कर दी हैं। देखो, सबसे पहले तो है आपका, इसके दो टाइप हैं, दो टाइप याद रखना। एक तो आपका हो गया पैदल, पैदल डाक सेवा, और एक हो गया, ये क्या है, ठीक है, इसको घुड़सवार ना लिख कर ना ऐसे करते हैं, अश्व डाक सेवा लिख देते हैं, अश्व। संस्कृत में बोलते हैं ना अश्व, पता होगा। एक हो गई पैदल डाक सेवा, एक हो गई अश्व डाक सेवा। पैदल डाक सेवा तो आपको साफ साफ दिख रही है। अश्व डाक सेवा की अगर हम बात करें ना, तो अश्व डाक सेवा में भी सेम ऐसे होता था, घोड़े जो है तैनात रहते थे कुछ कुछ दूरियों पर, जिससे जो है घोड़ों घोड़े संदेश नहीं लेकर जा रहे भाई, घोड़े पर बैठा होगा कि सोच रहे हो घोड़ा जो है हाथ में लेकर दौड़ रहा है ऐसे दुड़ुक दुड़ुक दुड़ुक, ऐसे नहीं होता भाई। घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है संदेशवाहक, वो दूसरा जो अगले घोड़े पर जो बैठा होगा संदेशवाहक उसको दे देगा, ऐसे पहुंचाया जाता है। उसमें भी सेम ऐसी प्रोसेस होता है, इसमें पैदल दौड़ते हैं, उसमें घोड़े पर रहता है। तो अब इसमें याद रखना, पैदल डाक सेवा को क्या कहा जाता है? उलूक। इसको जो है उलूक भी बोलते हैं, याद रखना। उलूक और अश्व डाक डाक सेवा को कहते हैं दावा। ये याद रखना है, एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, दावा और उलूक। ठीक है, इसको याद कर लेना। उसके बाद देखो, आगे समझते हैं। और यहाँ पर जो है जितने भी व्यापारी होते थे ना, उन व्यापारियों के लिए जो है विश्राम गृह बनाए जाते हैं। विश्राम गृह मतलब ठहरने के लिए कुछ जगह होती थी, जहाँ पर जो है शांतिपूर्वक बैठ सके, ठीक है, उनके लिए। अब जो है यहाँ पर जो है दासों के बारे में और बताया था। दासों के बारे में क्या बताया था वो देखो, दास के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है आपका 3 नंबर का। तो देखो, सबसे पहले तो इबन बतूता जब बैठा था ना, रहा था, तो उसने देखा कि भाई जो भी यहाँ पर दास है ना, यहाँ पर खुले आम बेचे खरीदे जाते थे। मैंने खुद देखा, यानी इबन बतूता, मैंने खुद देखा कि भाई दास जो है ना, ऐसे अगर कोई यहाँ पर जो है अगर मोहम्मद तुगलक के दरबार में अगर उसे प्रवचन दे दे, अच्छे खासे मोटिवेट कर दे, तो भाई ऐसे दास देता था। 200 दास तो ऐसे दे दिए थे मेरे सामने। किसको? नसीरुद्दीन को, मेरे सामने दिए थे। तो उससे खुश होकर, उसके भजन वगैरह और उसके जो है प्रवचन सुनकर खुश हो गया था। ठीक है, खुशी से दे दिए थे। अब दासों से क्या काम करवाया जाता था? जैसे पालकी ढोने का काम, जिसमें राजा महाराजा बैठकर जाते हैं, पालकी ढोने का काम होता था। और जो है जो दासियां होती थी, दासियों से भी काम करवाया जाता था। दासियां जो होती थी ना, उन्हें इसलिए रखा गया था ताकि मोहम्मद तुगलक के अंडर में जो भी अमीर हैं उन पर नजर रखी जा सके। भाई देखो, अगर कोई लड़का किसी दूसरे राजा के दरबार में जाएगा तो उसके बारे में ज्यादा खुफिया जानकारी नहीं निकाल सकता, उसे लात मार के बाहर कर देंगे। लेकिन जो है अगर एक लड़की यानी दासी है, ठीक है, अगर दासी है कोई, और उसको जो है अगर मोहम्मद तुगलक जो है उसके दरबार में भेजता है, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि दासी जो है उसके घर तक, यानी उसके बेडरूम तक जा सकती है, और उससे जो है खुफिया जानकारी निकलवा सकती है किसी भी तरीके से। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो दासियों से जो है इन्फॉर्मेशन जो मिलती थी वो मोहम्मद तुगलक तक पहुंच जाती थी, कि कहीं जो है मेरे लिए सही काम कर रहे हैं या मेरे लिए खिलाफ षड्यंत्र नहीं रच रहे। इसलिए अमीरों पर भी नजर रखने के लिए दासियों को नियुक्त करा जाता था, ध्यान रखना उस समय मतलब ऐसे ही चलता था। तो यही था कि मतलब दासों को खरीदा और बेचा जाता था, घरों के काम के लिए इस्तेमाल में लाया जाता, पालकी ढोने के लिए। दासियों को जमीनों पर नजर रखने के लिए, मतलब जमीनों पर नहीं, जमींदारों पर या अमीरों पर। दासियां संगीत और गाने का भी काम करती थी, दासों को अमीरों पर नजर रखने के लिए नियुक्त करते थे। नसीरुद्दीन वही था जो आया, जिसने जो है अपने वचन दिए, संगीत सुनाया, और जिससे जो है खुशी से होकर जो है तुगलक ने क्या करा था, 200 दास दिए थे और 1 लाख मुद्राएं दी थी, याद रखना। ये बात होगी इब्न बतूता का, दिमाग में बैठा ले। इब्न बतूता इंडिया के अंदर आया 14 सेंचुरी में। इसने क्या क्या बताया? पान का पत्ता, नारियल के बारे में,
और उसके बाद जो है इसने असु डाक सेवा और पैदल डाक सेवा दोनों के बारे में बताया। असु डाक सेवा को दावा कहते हैं और पैदल डाक सेवा को उलूक बोलते हैं, याद रखना। उसके बाद जो है आया कहाँ से था, मोरक्को से आया था। किस पद के तौर पर आया था, यहाँ पर क्या काम कराया था इसने, काजी के पद पर रहा था यहाँ पर, ठीक है, एज अ जज, ठीक है, काम करा था इसने। बाद में इसने विश्वास खो दिया जिस वजह से इसे जेल में डाल दिया गया था, इब्न बतूता को। फिर इसे जो है तुगलक ने जो है मौका दिया कि तुम जाओ चाइना और गिफ्ट वगैरह लेकर चले जाओ वहां पर। तो इसके बाद क्या होता है वो समझो। अब ये जो है मैंने बताया यहाँ पर महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र से श्रीलंका जाता है। श्रीलंका जब जाता है ना तो हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में इतना बड़ा जो है सुनामी वगैरह आती है जिससे जो है उसका सब कुछ तबाह हो जाता है। जहाज भरे पड़े थे, 3 जहाज भरे पड़े थे, उसमें जो है काफी सारा सामान था, सब जो है तबाह हो गया यहाँ पर। अब जो है कैसे भी करके तट तक पहुंच गया, इसके साथ कुछ लोग जो बचे थे तो वो यहाँ तक पहुंच गए। अब भाई ये बात ये है कि अब ये जवाब क्या देगा, इब्न बतूता जवाब क्या देगा तुगलक को, जाना तो इसे चाइना था। अब जो है क्या जवाब देगा, क्या ये चाइना जाएगा, चाइना गया था ये, चाइना गया था, लेकिन अब उस मकसद से नहीं गया जो इब्न बतूता ने इसे दिया, वो उसे तुगलक ने जो इसे काम दिया था उस मकसद से नहीं, ऐसे घूमने के लिए। क्योंकि मैंने देखो शुरुआत में आपको बताया था कि अगर ये एक देश में एक बार चला गया ना दोबारा नहीं जाता, ये इसका उसूल था। तो अब ये तुगलक के पास थोड़ी जाएगा मरने के लिए, अपना निकल गया घर को। कहाँ था इसका घर, मोरक्को। अब बात करते हैं इसमें फ्रांसवा बर्नियर, ठीक है। तो फ्रांसवा बर्नियर की हम बात करें तो फ्रांसवा बर्नियर जो है ना, ये देखो दिख रहा है, सेठ बने पड़े हैं भाई। तो इनकी देखो किताब का नाम क्या है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, यानी मुगल साम्राज्य की यात्रा। एक चिकित्सक, राजनीतिक, विचारक, इतिहासकार, दार्शनिक, सब कुछ था इनके पास, ज्ञान था अच्छा खासा, तो काफी नॉलेज थी इनके पास। और भारत ये कब आते हैं, मैंने बताया था शाहजहाँ बेटे, इनके शाहजहाँ जो बेटा था ना, उस बड़ा बेटा दारा शिकोह, उसका इलाज करने के लिए आए थे ये। बाद में जो है यहाँ पर इनका एक दोस्त बना जिसका नाम था दानिशमद खान, उसके साथ यहाँ रहकर इंटरेस्ट जाग भारत के बारे में जानने के लिए। तो इस तरीके से क्या करें, इन्होंने भारत के बारे में जानकारी हासिल करनी शुरू कर दी। अब इंडिया में आए तो इंडिया में इन्होंने क्या क्या चीजें देखी वो समझा, समझना ध्यान से। यूरोपीय तुलना और दृष्टिकोण, तो यूरोपियन कंपैरिजन, मतलब इन्होंने भारत के अंदर कुछ भी चीज जानना चाहते थे ना तो यूरोप के साथ कंपेयर करा। और यूरोप का कंपैरिजन की शुरुआत किसने करी है वो ध्यान रखना, मोंटेस्क्यू है, ठीक है। वेस्ट और ईस्टर्न कल्चर का डिफरेंस, ठीक है, जानने का जो थ्योरी दी है वो किसने दी है, मोंटेस्क्यू ने दी है। तो भारत में कुछ देखा उसकी तुलना यूरोप से करी। और मुगलकालीन भारत की तुलना यूरोप से करके, यूरोप मतलब जब यूरोप से करी ना, अपने देश को बढ़िया बता रहा है, कह रहा है यूरोप बहुत बढ़िया है, लेकिन भारत तो वही बेकार है, निम्न कोटि का है भारत, नीचा है, बहुत नीचा, गंदी बात बोलती है। भूमि के स्वामित्व का प्रश्न, भाई यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल था भूमि का स्वामित्व, यानी जमीन का मालिकाना हक केवल किसके पास है, स्टेट के पास। स्टेट का नाम दे रहा हूं तो उस समय ध्यान रखना मुगल की बात हो रही है, स्टेट। भारत में जो है निजी स्वामित्व का अभाव था, जमीन किसी एक की नहीं हो सकती थी। देखो यहाँ मैंने लिखा है, पश्चिम की तुलना में प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत को विकसित किसने करा था, इसकी प्रेरणा किसने दी थी, मोंटेस्क्यू। तो इसलिए मोंटेस्क्यू को जाना जाता है किस लिए, कंट्रीब्यूशन टू इंस्पायरिंग द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म। तो ये तो हो गया कंपैरिजन वेस्ट के साथ, ईस्ट और वेस्ट का कंपैरिजन। सती प्रथा के बारे में, सती प्रथा के बारे में सुन लेते हैं थोड़ा, इन्होंने क्या क्या बताया सती प्रथा के बारे में, पता होना चाहिए आपको, ध्यान रखना, इसको बिल्कुल भी गलती से छोड़ मत देना, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सती प्रथा में जो है इसने बताया कि पहले तो ये देखो बर्नियर ने सती प्रथा का नीचे लिखा है ना, देखो बर्नियर ने जो अपनी किताब थी ना वो किस शासक को दी थी, लुई 14 को दी थी, ठीक है। इसका कई बार जो है ट्रांसलेशन हुआ था इस बुक का, अंग्रेजी में, डच में, जर्मन में, इतालवी में, कई लैंग्वेजों में। उसके बाद जो है 3 बार तो इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया, मतलब इसको पब्लिश करा गया था। 8 बार जो है इसका प्रिंट किया गया, 8 बार, 1670 से 1725 के बीच में। तो इससे जो है ना, इस बुक को पढ़ने से हमें मुगलों के बारे में पता चलती है, ये बात ध्यान रखना। अलबरूनी किताब को पढ़ने से हमें धर्म के बारे में पढ़ती है, इंडियन कल्चर के बारे में। इब्न बतूता की किताब को पढ़ने से हमें जो है उस समय इंडिया के अंदर किस तरह का सिस्टम था, आबादी कहाँ की थी, थोड़ा उसके बारे में पता चलता है, ठीक है, किस तरह खेती वेती करते थे, थोड़ा उसके बारे में। देखो सती प्रथा के बारे में क्या बताया इसमें, जब ये आया ना इंडिया के अंदर, इंडिया में इसने देखा एक लड़की 12 साल की थी, इतनी सुंदर लड़की थी, लेकिन उसको घसीट कर लेकर जा रहे थे आगे, उसका पति मर चुका था, उसकी जो है उसको लेकर जाते थे उसकी बॉडी,
उसकी बॉडी लेकर जा रहे थे और पीछे जो है किसको, उस लड़की को जो है घसीट के ले जा रहे थे। लड़की जा नहीं थी, चिल्ला रही थी। फ्रांसो बन्ने देखता है ये क्या हो रहा है, तो वो जाता है, देखता है और देखता है कि उस लड़की को जो है नशा कर दिया जाता है, ताकि लड़की जो है ज्यादा चिल्लाए नहीं, ठीक है, ज्यादा हिले डुले नहीं, नशा कर दिया उस लड़की को। और उसके बाद जो है डेड बॉडी उसके पति की जो रखी गई थी ना, मतलब चिता तैयार करी गई थी, उसके ऊपर उसे बिठा दिया, उसके ऊपर उसे बिठा दिया। और चारों तरफ ब्राह्मण खड़े थे, उनके हाथ में घी था, ढोल बाजे वाले खड़े थे चारों तरफ, यहाँ तक कि ब्राह्मण पता है लठ लेकर खड़े हुए थे, लठ लेकर। लड़की अगर इधर उधर भागने की कोशिश करेगी ना तो उसे लठ से मारेंगे, वो उसी पे बिठा कर रखेंगे। और लड़की का शरीर जो है ना, जब उसकी चिता जलाई जाएगी उसके पति की, तो ऊपर ही बैठी हुई लड़की भी जलती रहेगी, और उसे जलते हुए कोई देखेगा, उसका शरीर पिघल रहा होगा जलते हुए, तो किसी के अंदर दया भावना ना आ जाए। तो इसलिए इतना धुआं कर देते थे ब्राह्मण घी से, कोई देख भी नहीं पाता था। उसकी चीखे पुकारे इतनी चिल्लाएगी, इतनी रोएगी, कोई सुन ना पाए, ठीक है, किसी का दिल ना पिघला दे, इसीलिए ढोल बाजे वाले होते थे, बजाते थे इतनी तेज तेज ताकि कोई इसकी आवाज सुन ना पाए। भाई बात याद रखना, ये सती प्रथा इतनी क्रूर प्रथा थी, छोटे बच्चों पर भी रहम नहीं करते थे ये, छोटी बच्चियों पर, 12 साल की लड़की सोचो। अब सती प्रथा भाई हमारे हिंदू धर्म में, उस समय हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से सही थी, ठीक है, सही थी, लेकिन आज के समय आप भी इसे गलती मानोगे, मानोगे या नहीं मानोगे, क्योंकि हर चीज में परिवर्तन होता है। उस समय जो है उन्हें कुछ यूनिक लगा, ये चीज देखी, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो है इसे अपनी किताब में लिख दिया फ्रांसवा बर्नियर ने। तो फ्रांसवा बर्नियर ने लिखा, और पता है विदेशी जब इंडिया के अंदर अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों ने जो है इस सती प्रथा को खत्म करवाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। ये आपके जो है आप फाइनल की तैयारी करोगे तो उसमें जो है आपको पता होना चाहिए, नाम इसका वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, और राजा राम मोहन राय, इन्होंने जो है बहुत बड़ा योगदान दिया है सती प्रथा को खत्म करने में। देखो 12 साल की लड़की को देखा था, उसको अग्नि के भेंट चढ़ाया जा रहा था जबरदस्ती, वो भी, ठीक है, विधवाओं बाल विधवाओं के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी, उसकी चीखे पुकारे किसी का दिल नहीं पिघला सकती थी। और ज्यादातर ब्राह्मणों के अंदर, भाई ब्राह्मणों में स्ट्रिक्ट था, भाई फॉलो करना ही पड़ता था उसके अंदर। तो ये तो बात होगी इसकी। मुझे लगता है इसके अंदर कुछ चीज मिस है, मिसिंग मिसिंग मिसिंग। तो मिसिंग, देखो भारत में निजी भू स्वामित्व के अभाव के बारे में जो बताया था ना, इसके बारे में समझ लेना, ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन आता है, इसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहले इसमें आपको क्या याद रखना है, इसने क्या बताया फ्रांसो बर्नियर ने, और देखो किसान है ना, किसानों ने खेती करना बंद कर दिया, उसका रीजन ये था, किसान जानते थे कि अगर हम इस पे कितनी भी फसल कर लें ये जमीन हमारी नहीं होने वाली, मुगल हमसे छीन लेंगे इसे। ये भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, जंगलों को साफ करके खेती कर रहे हैं, और जमीन पता चल रहा है मुगलों की है। इसलिए इन्होंने क्या करा, भाड़ में जाए, हम हल्की फुल्की खेती करेंगे, क्वालिटी जो है फसल की खराब होती चली गई। खेतों को इन्होंने ऐसे ही छोड़ना शुरू कर दिया, जो मतलब दलदली जमीनें बदलते चले गए, झाड़ियां आ गई, ठीक है, घास भरती चली गई, जिस वजह से जो है मतलब मुगलों का जो इनकम सोर्स था ना वो भी खत्म होता चला गया। माना जाता है मुगलों को बताया है कि भाई मुगल जो थे ना, क्या थे, क्रूर थे, क्रूर थे, और भिखारियों पर राज कर रहे थे। भिखारी मतलब इंडियंस को बताया कि भाई हम जैसे भिखारियों पर राज कर रहा है मुगल, और क्रूर है ये। और यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ की वायु, वो सिर्फ प्रदूषित हो चुकी है, हवा दूषित हो चुकी है, किस वजह से, भूमि के स्वामित्व की वजह से, क्योंकि इसका नुकसान सबको देखने को मिल रहा है, मुगल को भी, किसानों को भी, साधारण लोगों को भी, खाने के लिए कहाँ से आएगा, सबको इसका नुकसान मिल रहा था, ठीक है। तो इसीलिए जो है मतलब उत्पादन खत्म होता चला गया। और आपको एक बात और बता दूं, जो मतलब जितनी भी जो वो होते थे ना शिल्पकार, यहाँ के जितने शिल्पकार थे, जो मतलब मटके वगैरह जो भी मूर्तियां वगैरह बना रहे हैं, भाई वो अपना सामान बेचते थे, उसका जितना भी पैसा मिलता था ना, उन्हें ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट होता था, वो सारा कौन रख लेता था, मुगल रख लेते थे। जिस वजह से क्या हुआ, इन्होंने जो है उसकी क्वालिटी भी खराब कर दी। तो ये सारे नुकसान देखने को मिले थे। ये भूमि के स्वामित्व वाला याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन की सीरीज भी लेकर आने वाला हूं मैं, इसलिए माइंड लिफ्ट सर जी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आज ही, आपसे मिस ना हो जाए वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे, जैसे मैं बताऊंगा बिल्कुल ही। और इसके अंदर देखो एमसीक्यू के लिए याद रखना कौन सा यात्री कहाँ से आया, जैसे हेरात से कौन आया, अब्दुल रज्जाक समरकंदी, पुर्तगाल से कौन आया, दुआर्ते बरबोसा, इतालवी से कौन आए, मनुकी, उसके बाद जो है इटली से कौन है, मार्को पोलो। ये याद रखना, ये पूछा गया है एमसीक्यू में कई बार मैचिंग के साथ।
तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है। अगर चैप्टर आपको पसंद आया, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक भेज देना। जो दोस्त आपके पढ़ नहीं रहे हैं ना, तो कम से कम पढ़ तो लें माइंडलिप सर जी से, तो उन्हें भेज देना। वन शॉट में है ये, और 2x स्पीड पे देखोगे बहुत जल्दी कवर हो जाएगा ये चैप्टर। और ये चैप्टर भी आपको नहीं आता ना, तो आप हिस्ट्री में कुछ नहीं जानते, इतना सिंपल चैप्टर है ये। है ही क्या इसके अंदर? अलबरूनी, इब्न बतूता, फ्रांसो बर्नियर, इन्हीं के बारे में तो बताना है आपको। इन्होंने क्या क्या चीजें एक्सप्लोर करी है इंडिया में, वो दिमाग में बैठा लो, ठीक है। कब कब आए, कहाँ जन्म हुआ इनका, कौन सी किताब लिखी, बस खत्म। यही तो है चैप्टर के अंदर, और कुछ नहीं है भाई। ठीक है, तैयार रखना। आपको ये इसका पीडीएफ जो है नोट्स का, ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, इसलिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना।